हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और ये स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो शुरू करते हैं। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आयन होगा और उसके सराउंडिंग में क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स आयन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है कितना स्टेबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन है। अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, और अगर ये वीक होगी तो स्टेबिलिटी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या होगी, लो होगी। तो हम ये जो इंटरेक्शन है कहाँ पर स्टडी करेंगे? एक्चुअली बच्चों, हम सॉल्यूशन में कॉपर आयन और अमोनिया के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, हम उसे कंसीडर करेंगे। कैसे? सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स Cu2 पॉजिटिव आयंस in aqueous solution combine with 4 ammonia molecules in aqueous solution in equilibrium with इन aqueous solution। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? इट इज रेशियो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिख देंगे। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, दैट गिव्स क्वांटिटेटिवली द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड है बच्चों, उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह की होगी? एक्चुअली वो इंटरेक्शन लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगी। आपको पता है जो लिगेंड्स हैं वो लुईस बेस एक्ट करेंगे और सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड एक्ट करेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है वो लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी, थर्मोडायनेमिकली हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ही स्टेबल होगा और Kc की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब मान लो हम जो है जनरल इक्वेशन किसी कंपाउंड के लिए लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो है कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। 4 लिगेंड है और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं इस तरह से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? हम Ks लिखेंगे एंड इट इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ Ml4 divided by molar concentration of M into L raised to power 4। अब अक्सर क्या होता है बच्चों, जो भी सेंट्रल मेटल आयन है, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं उसको, तो क्या होगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे। प्लस यहाँ पर अगर लिगेंड्स उसको अप्रोच कर रहे हैं तो हम उस लिगेंड्स को इस तरह से लिखेंगे। एक्चुअली ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिस्प्लेस्ड बाय लिगेंड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया
और इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो डिटरमिन करेगी इसकी स्टेबिलिटी। अब एक्चुअली बच्चों ये रिएक्शन जो है एक स्टेप में तो होती नहीं है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स। किस तरह से, सपोज जो है फर्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन ml और मान लो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 आ गया, और K1 कैसे लिख लेंगे हम, यहाँ पर ml अपॉन m इंटू l। इसी तरह से यहाँ पर ml एक और लिगेंड इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ml2, और मान लो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 आ गया, तो आप इसे भी लिख सकते हो ना बच्चों। कैसे लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू ml2 अपॉन m कंसंट्रेशन ऑफ m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ l। इस तरह से आप लिख लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ml लिखोगे आप। सिमिलरली जब तक आपके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर ऐड नहीं हो जाते तब तक आपने ये रिएक्शन करनी है। तो ml2 प्लस l इन इक्विलिब्रियम विद ml3, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 आ जाएगा, आप इसके लिए K की वैल्यू लिख सकते हो। फिर ml3 प्लस एक और लिगेंड हम ऐड करते हैं और फाइनली हमारे पास बन गया ml4 K4। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे ना बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या होगा हमारे पास, आप देखो यहाँ पर जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी थी वही आ जाएगी, ये सारे कट जाएंगे तो हमारे पास आ गया m प्लस 4l इन इक्विलिब्रियम विद ml4। और ये जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन मान लो कि s आता है, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डिफरेंट स्टेप्स। तो हमारे पास ये आ गया ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम जो है Ks को हम जनरली डिनोट करते हैं बच्चों बीटा से, एंड दिस बीटा डिनोट्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। कई बार हम जो है रेसिप्रोकल अगर लेते हैं इस बीटा का, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस बीटा इज टर्म्ड एज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ बीटा हम ले लेते हैं, दैट इज नोन एज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब बच्चों ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी, मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं हैविंग सेम मेटल आयन बट डिफरेंट लिगेंड। तो सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिल्वर का ये है और इसका जो Ks स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁷ और जो है सेम सिल्वर का कंपाउंड हम ले लेते हैं दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन अब लिगेंड चेंज है यहाँ पर, तो इसकी स्टेबिलिटी की कांस्टेंट की वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻18। अब बच्चों यहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू से आप क्या इन्फ्रेंस निकालोगे कि जो यहाँ पर डाइसाइनो आर्जेंटेट 1 जो आयन है दैट इज, या ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट की हेल्प से डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो साइनाइड जो लिगेंड था वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है एज कंपेयर टू अमोनिया लिगेंड। अब ये जो स्टेबिलिटी है बच्चों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो हम वो फैक्टर्स स्टडी करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो कि क्या करते हैं स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिपेंड करती है स्टेबिलिटी जिन पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे? तो ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं बच्चों। वन इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा आ जाएगा नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा लेंगे हम नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो इन दो फैक्टर पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, लेकिन किस किस तरह से? नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ले लेते हैं बच्चों पहले। तो सेंट्रल मेटल आयन की नेचर किस तरह की होगी? दैट डिपेंड्स ऑन कि चार्ज सेंट्रल मेटल आयन पे कितना है। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है इन्वॉल्विंग Fe2 पॉजिटिव और ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास आ गया सपोज FeCN6 4 नेगेटिव, और एक कॉम्प्लेक्स आ गया हैविंग Fe3 पॉजिटिव आयन। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगी। अगर न्यूमेरिकली इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू हम देखते हैं बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आती है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू Fe2 पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ जाती है 1.8 इंटू 10⁻⁶ और Fe3 पॉजिटिव के लिए आ जाती है 1.2 इंटू 10⁻31। तो आप बच्चों इस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख रहे हो Fe3 पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या याद रखना है आपने कि हायर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, हायर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, दूसरा जो है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मान लो हम 3D सीरीज के जो है एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। ट्रांजिशन सीरीज है ये, और आपको पता है ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो 3D सीरीज में बात कर लेते हैं हम 2 पॉजिटिव आयंस की। तो Mn2 पॉजिटिव, फिर Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एंड देन जिंक 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बच्चों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ये आयंस ले लिए हैं। अब नो मैटर वट एवर बी द लिगेंड, किसी भी तरह का लिगेंड यहाँ पर आ जाए, कोई भी लिगेंड आ जाए, तो इनमें जो स्टेबिलिटी है ना बच्चों वो वेरी करती है। जो Mn2 पॉजिटिव है उसके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लीस्ट स्टेबल होंगे देन Fe2 पॉजिटिव, और फिर CO2 पॉजिटिव लेस देन निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव लेस देन कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन जिंक 2 पॉजिटिव। तो अब ये जो स्टेबिलिटी है आप देख रहे हो इधर को जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एक्सेप्ट जिंक। तो ये इंक्रीज क्यों हो रही है? एक्चुअली इधर को जाते हुए जो एटॉमिक साइज है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मैंने क्या बताया था आपको कि साइज सेंट्रल मेटल आयन का जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी जो है क्या होगी, इधर को जाते हुए इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इनके कॉम्प्लेक्सेस की इंक्रीज होगी। तो आप ये जो वेरिएशन है ना बच्चों इन आयंस की, इसको हम इरविंग विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कीलेटिंग इफेक्ट्स की। कीलेटिंग इफेक्ट, अब कीलेट्स हमने पढ़े थे ना बच्चों, क्या होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जनरली जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उनको क्या बोलते हैं हम, कीलेट्स बोलते हैं। अब जहाँ कीलेटिंग इफेक्ट आएगा या कीलेट्स बनेंगे वो क्या होते हैं, वो ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास कीलेट्स बन रहे हैं तो दे आर मोर स्टेबल दैन नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। एक्चुअली मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, जहां पर मैक्रो मीन्स लार्ज, साइक्लिक जहां पर हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लार्ज रिंग बनाते हैं, साइकिल बनाएंगे विदाउट एनी स्टीयरिक इफेक्ट्स, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि वो कंपाउंड जिनमें मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आएगा वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बच्चों ब्रॉडली क्लासिफाई कर लिए थे ना फैक्टर्स, तो दूसरा एक तो हो गया नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा था नेचर ऑफ लिगेंड। हमारे पास लिगेंड किस तरह का लगा हुआ है इस पे भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो इसमें हमारे पास पहले आ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड जो है बेसिक स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब हुआ, एक्चुअली बच्चों आपको पता है जो लिगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ऑब्वियसली वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जैसे लिगेंड्स आ गए, Cn नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ठीक है, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये क्या, ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इनकी ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या बनाते हैं, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड। अब लिगेंड का साइज जितना छोटा होगा और चार्ज उस पर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, स्मॉल साइज और चार्ज हाई, चार्ज शुड बी हाई, और ये दोनों फैक्टर्स लीड करते हैं किसको, और स्टेबल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास F नेगेटिव और जो है Cl नेगेटिव के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, तो क्या बताओगे आप, जो F नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा एज कंपेयर टू Cl। तो इस तरह से ये हो गए हमारे जो है स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और फैक्टर्स जिन पर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, थैंक यू।